बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसके लिए है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए। अक्षी ने लिखा कि इट इज अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। यस, इट इज अ ब्रांच ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। नेक्स्ट, which management accounting helps in performing which type of decisions? Purchase decision, finance decision, planning और sales decision, disposal? कौन से डिसीजन में हेल्प करता है? ऑप्शन है प्लानिंग, परचेस, सेल्स, विच डिसीजन? प्लानिंग। सिर्फ एक ही अच्छा आंसर दे रहा है, प्लानिंग। So which are the decisions which management takes? Management takes a wider decision of planning, controlling and decision making in an efficient and effective manner. I think we are done with definition revision. अभी American Accounting Association क्या बोलता है? Let us see that. What American Accounting Association says, let us see that. हमने next definition किया था American Accounting Association का. Management accounting is application of appropriate techniques and concepts in processing historical and projected economic data. मतलब ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो दो डेटा यूज करता है, एक हिस्टोरिकल और एक प्रोजेक्टेड इकोनॉमिक डेटा। प्रोजेक्टेड इकोनॉमिक डेटा को कल मैंने आपको बताया था, इट इज बजटिंग, बजट करते हैं, फोरकास्टिंग एंड बजटिंग of an entity to assist management in establishing plans, मतलब प्लानिंग के लिए for reasonable economic objectives, ताकि प्रॉफिट बढ़ाया जा सके, प्रॉफिट अर्न किया जा सके, and in taking rational decisions with a view towards these objectives. तो प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन के हिसाब से इट प्रोसेस historical data and projected economic data of an entity to help management in taking decisions and planning. This is what American Accounting Association also says. अभी management accounting का nature क्या है? What does it does? It do analysis of the data and interpret that data. Analysis and interpretation. इट इज फ्यूचर ओरिएंटेड मतलब फ्यूचर के लिए ये डेटा, ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है इट इज फ्यूचर ओरिएंटेड एंड सर्व्स एज अ यार्डस्टिक। मतलब देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम लोग पास्ट के लिए करते हैं, पास्ट रिजल्ट्स फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। 1920 की मैंने बैलेंस शीट बताई, 1920 में कितने एसेट्स थे और कितनी लाइबिलिटीज थी, ये फाइंड आउट करने के लिए, या कितना प्रॉफिट या कितना लॉस था, ये फाइंड आउट करने के लिए। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली डज नॉट डील्स विद पास्ट। आपको फ्यूचर में क्या एस्टिमेशंस करने हैं, क्या फोरकास्टिंग करना है, क्या डिसीजन लेना है, उसके लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज फ्यूचर ओरिएंटेड एंड इट सर्व्स एज यार्डस्टिक। यार्डस्टिक मतलब ये आपको ये बताएगा कि कंपनी ग्रोइंग मोड में है, मैच्योर्ड स्टेज पे है, या स्टिल इंसेप्शन स्टेज पे है, या फिर अभी ये कंपनी का टाइम खत्म हो गया, अभी इसकी जगह पे कुछ नया काम करना चाहिए। सी एवरी प्रोडक्ट, एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज 4 स्टेजेस। पहला स्टेज होता है इंसेप्शन, इंसेप्शन मींस जब स्टार्ट होती है। फिर आता है ग्रोइंग स्टेज, जैसे बच्चा कैसे पहला पैदा हुआ, दैट इज इंसेप्शन। उसके बाद धीरे धीरे ग्रो होता है, दैट इज ग्रोइंग स्टेज। फिर एक स्टेज आता है जहां पे वो मैच्योर्ड हो जाता है, और उसके बाद आता है डिक्लाइनिंग स्टेज। तो आपको ये पता चलता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग से ये कौन से स्टेज पे आपका ऑर्गेनाइजेशन है या कौन से स्टेज पे आपका प्रोडक्ट है। सी इट्स ऑलवेज लाइक दिस। नाउ ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग बताएगा कि यह आपका प्रोडक्ट ऐसे जाके ऐसे आ रहा है, कौन से लेवल पे। ये जो स्टार्टिंग का पॉइंट है ये इंसेप्शन है, ये
ये जो ऊपर ऊपर जा रहा है ये ग्रोइंग स्टेज है, फिर ये जो पॉइंट है जहाँ पे हाईएस्ट लेवल पे ये मैच्योरिटी स्टेज है, और फिर यहाँ से जो नीचे आ रहा है दिस इज डिक्लाइनिंग स्टेज। समझ में आया? तो ये हमको मैनेजमेंट अकाउंटिंग बताता है कि आपका प्रोडक्ट, आपका बिजनेस कौन से स्टेज पे, तो इट सर्व्स एज अ यार्डस्टिक। इज इट क्लियर? मैनेजमेंट अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स 3 है, उसमें पहला क्या है बताओ फटाफट। समवन कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आंसर। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के नेचर में 3 चीजें हैं, व्हाट इज दैट? बी फास्ट। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। मतलब पहला काम करते हैं कि जो पोस्टमार्टम डेटा जो है हमारा पास्ट डेटा, उसको एनालाइज और इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फ्यूचर फ्यूचर ओरिएंटेड। इट इज फ्यूचर ओरिएंटेड मींस ये जो डेटा एनालिसिस होता है, इंटरप्रिटेशन होता है, वो पास्ट के लिए नहीं होता है, फ्यूचर के लिए होता है। फ्यूचर में हम क्या करने वाले हैं। और लास्ट में क्या है? स्टिक। यार्डस्टिक। यार्डस्टिक मतलब होता है मेजरिंग स्टिक। यार्डस्टिक का मतलब क्या है? मेजरिंग स्टिक है। तो ये मेजर करता है कि आपका बिजनेस कौन से स्टेज पे है, विच स्टेज इट इज। ओके, आई होप सो आई एम क्लियर। कल ये सब मैंने एक्सप्लेन किया है, आज रिपीट कर रही हूँ। आई होप दैट अभी स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग तक हमने किया था। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहाँ कहाँ जाता है, घूम के आता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग पहले तो इंफॉर्मेशन लेता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग से, इसके लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग से इंफॉर्मेशन मिलती है। लिखा है इधर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोवाइड्स हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर प्लानिंग एंड फाइनेंशियल फोरकास्टिंग। तो स्कोप मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको करना है तो आपको क्या क्या आपको चाहिए। यू नीड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यू नीड कॉस्ट अकाउंटिंग, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग में ना बहुत सारे टेक्निक्स है जिससे कॉस्ट कंट्रोल किया जा सकता है, कॉस्ट मैनेज किया जा सकता है, कॉस्ट अराइव किया जा सकता है। आप कॉस्टिंग में ये आपको ये पता चलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट आपको बनाना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट आपको बाहर से परचेज करना चाहिए। मतलब वो आपको ये बताएगा कि आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज्यादा है, इसके लिए बेटर है आप बाहर से परचेज करो। तो इसके लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिसीजन मेकिंग अकाउंटिंग है बेसिकली। व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग? मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज आल्सो कॉल्ड एज डिसीजन मेकिंग अकाउंटिंग। इस अकाउंटिंग को हम क्या बोलते हैं? बेसिकली वी कॉल्ड इट एज डिसीजन मेकिंग अकाउंटिंग। सो डिसीजंस लेने के काम में आता है। ओके, सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज डिसीजन मेकिंग अकाउंटिंग। अभी फाइनेंशियल अकाउंटिंग से डेटा मिलता है जिसको एनालाइज किया जाता है। कॉस्ट अकाउंटिंग से टेक्निक्स मिलते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या देता है? टेक्निक्स। टेक्निक्स फॉर कंट्रोलिंग कॉस्ट, देखो, फॉर डिटरमाइनिंग एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट। एंड ऑल्सो हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। और क्या काम करता है कॉस्टिंग? कॉस्टिंग डिसीजन भी लेने में हेल्प करता है। इट विल हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। बहुत सारी चीजें जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट को चाहिए वो कॉस्टिंग ही दे सकता है। फोरकास्टिंग एंड बजटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक टूल यूज करता है। ये बजटिंग टूल जो है ना, वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक टूल है जिससे वो फ्यूचर बजट फोरकास्ट करता है और अकॉर्डिंगली बजट करता है। सो दिस इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आपके घर में आपके सारे पेरेंट्स, योर पेरेंट्स आर ऑल मैनेजमेंट अकाउंटेंट, बिकॉज आपके पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हाँ हमारा बच्चा भी 12th कर लिया, अभी 12th के बाद ये करेगा, उसको इतना खर्चा होगा। हमारे घर में बेटी है तो उसकी शादी करनी है, उसको पढ़ाना है, इतना खर्चा होगा। एंड अकॉर्डिंगली दे मेक अ बजट। आपकी मम्मी तो सबसे बड़ी मैनेजर है, बिकॉज पापा घर खर्च मम्मी को देते हैं, तो मम्मी उसके हिसाब से बजट बनाती है और उतना ही खर्चा करती है। एंड एट द एंड ऑफ द मंथ शी सीज दैट सम अमाउंट इज सेव्ड। So this is what management accounting basically does. It forecast. Forecast means future event को देखना और उसके हिसाब से बजट बनाना।
It also requires tax accounting and planning because tax में किसी भी कंपनी का बहुत सारा पैसा टैक्स में जाता है, तो टैक्स में जाता है, इसके लिए क्या करना पड़ता है, टैक्स प्लानिंग भी करनी पड़ती है, तो दैट आल्सो इज डन बाय मैनेजमेंट अकाउंटिंग. ओके, and then we saw internal control and internal audit. Management accounting deals with internal control and internal audit. Cost control procedures, what would be the various methods of cost control, वो भी study करता है, and financial analysis और interpretation करता है. मतलब ये last part है कि जहाँ पे वो ratios निकालेगा, fund flow statement बनाएगा, trend analysis करेगा and interpret करेगा financial data को. आप जब मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ोगे ना तो you'll come to know कि क्या क्या है. जब डेटा मिल गया उसके बाद उसको एनालाइज कर दिया, तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्या करता है, मैनेजमेंट को रिपोर्ट करता है. रिपोर्ट क्या करता है कि सब सही है या नहीं है. ऑफिस सर्विसेज, मैनेजमेंट अकाउंटेंट इज एक्सपेक्टेड टू मेंटेन control office routines and procedures like filing, copying, communicating and data processing. Office services भी रखता है and it analysis के लिए it use statistical tools like graphs, charts and diagrams. जब आप किसी कंपनी में मैनेजर बनोगे ना, तो आपको जब मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन देनी होगी तो आपको प्रेजेंटेशन बनाना पड़ता है. उस प्रेजेंटेशन में आप ग्राफ्स यूज करते हो, चार्ट्स यूज करते हो, डायग्राम्स यूज करते हो, ताकि आप प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सको. So this is the scope of management accounting. Now objectives of management accounting. क्यों करना है management accounting? अभी आप मुझे बताओ, मैंने इतनी देर से आपको बताया कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये करता है, ये करता है, ये करता है. क्यों करना है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बताओ. अभी हमने इसमें जितने सारे पॉइंट्स लिखे ना, हमने सब कर लिए. खाली अभी आपको इसको अपने वर्ड्स में बोलना है. Why do we undertake management accounting exercise? Why do we do management accounting? Why we need a management accountant? हर कंपनी में एक MIS डिपार्टमेंट होता है. क्यों चाहिए MIS डिपार्टमेंट, बताओ. Why you need MIS? Why you need management information system? इनफैक्ट पहले तो सिर्फ कॉर्पोरेट में चाहिए होता था. अब हम लोग जब NAT एक्सरसाइज करते हैं, when we do NAT एक्सरसाइज, तब हमको बोला जाता है कि इवन कॉलेजेस शुड हैव मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. कॉलेज के मैनेजर्स कौन है, प्रिंसिपल एंड जिनका कॉलेज है, ओनर्स या मैनेजिंग बोर्ड, उनको भी आप लोगों को सब इंफॉर्मेशन देनी चाहिए. चलो, नाउ आई वांट यू ऑल टू अनम्यूट योरसेल्फ एंड आंसर. ऑलरेडी आई हैव केप्ट द स्क्रीन ओपन, सो यू शुड ट्राई एंड आंसर. बोलो, जल्दी बोलो. व्हाट आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग? क्यों करना है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसका क्या फायदा होगा? I want you all to unmute yourself and answer. सबसे पहले प्लानिंग के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, कंट्रोलिंग के लिए, ये तो तीन मेन ऑब्जेक्टिव्स है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के. हाँ, फ्यूचर प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग, वेरी गुड. इधर से देख देख के बोल रहे हो, वेरी गुड. टू मैनेज, टू प्लान एंड मैनेज फ्यूचर अकाउंट्स, वेरी नाइस. ये तो ठीक है. देखो, तीन तो मेन फंक्शंस है, दैट इज प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग. उसके अलावा क्या? सबसे पहले मैनेजमेंट अकाउंटेंट, देखो, प्लान करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए, पहले मैनेजमेंट अकाउंटेंट को डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करना है. सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का? टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसको एनालाइज और इंटरप्रेट करना है. फिर प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग आता है, फिर डिसीजन मेकिंग आता है, फिर कंट्रोलिंग आता है. फिर ये जब आप प्लानिंग, पॉलिसी, डिसीजन लेते हो तो उसको कोऑर्डिनेट करना भी तो जरूरी ना, सबको बताना तो जरूरी है. कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन. जब तक आप लोगों को साथ में लेके नहीं चलोगे, उनको कम्युनिकेट नहीं करोगे, देन हाउ इज इट पॉसिबल? पॉसिबल है क्या? सो
Coordinating and communicating is one of the most important features of management accounting. Helps in evaluating efficiency and effectiveness of policy. आपको ये पता चलेगा कि आपके पॉलिसीज कहाँ है, कितने इफेक्टिव है, ये सब हेल्प करता है आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग. दिस आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग. सो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग? पहले क्या करना है मैनेजमेंट अकाउंटेंट को? पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव? First Data objective, analysis and interpretation. data analysis and interpretation of financial statement. Yes, very good. Next क्या है? इसके लिए आपको पता है क्या, आजकल मैक्सिमम जॉब अपॉर्चुनिटीज एनालिसिस, एनालिटिक, फाइनेंशियल एनालिस्ट, ये नॉर्मली जॉब प्रोफाइल है. बहुत सारे जॉब्स आजकल फाइनेंशियल एनालिस्ट करके मिलेंगे. You get maximum opportunities as financial analyst. क्या करता है फाइनेंशियल एनालिस्ट? जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसको एनालाइज करता है अलग अलग मेथड से, जो आप अभी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सीखने वाले हो, एंड प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट. समझा? सेकंड क्या? Planning and policy पॉलिसी मेकिंग. प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग. वेरी गुड. नेक्स्ट, decision making. डिसीजन मेकिंग. एक ही मत बोलो, दूसरे भी बोलो. नेक्स्ट, Controlling. यस. नेक्स्ट, मैम कोऑर्डिनेटिंग. मैम को किधर कोऑर्डिनेट कर रहे हो? इंफॉर्मेशन कोऑर्डिनेट करना. नहीं मैम, सेकंड पॉइंट देखो ना, प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग. पॉलिसी मेकिंग क्या है? पॉलिसी मेकिंग मतलब अगर आप जब प्लान करते हो तो आप कुछ डिसीजंस लेते हो. हाँ. पॉलिसी डिसीजंस. अभी मैंने ये साल के लिए पॉलिसी डिसीजन लिया कि ऑनलाइन लेक्चर्स में भी सब बच्चों का 75% अटेंडेंस होना कंपलसरी. सो दिस इज पॉलिसी. समझा? Policy is certain statement which is applicable to the complete organization. Okay. जैसे एक एग्जांपल देती हूँ. Saturday Sunday will be the weekly off for the corporate employees. तो ये क्या हो गया? पॉलिसी हो गई ना. यस मैम. एक और एग्जांपल देती हूँ. Creditors will be given 30 days credit. Suppliers will be given 30. Suppliers we should take from supplier 30 days credit. Supplier से हमको 30 days का क्रेडिट मिलना चाहिए. ये हमारी पॉलिसी. मतलब हम वही सप्लायर सेलेक्ट करेंगे जो हमको 30 डेज का क्रेडिट देगा. कस्टमर्स को हम सिर्फ 15 डेज का क्रेडिट देंगे. दीज आर ऑल पॉलिसीज. मतलब जिस डिसीजंस पे कंपनी के सारे एम्प्लॉइज काम करते हैं. मतलब अभी हर बार तो कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास जाएगा नहीं ना कि ये कस्टमर को हम कितने दिन का क्रेडिट दें, ये कस्टमर को कितने दिन का क्रेडिट दें. तो नॉर्मली देयर आर पॉलिसीज इन द कॉर्पोरेट्स जो सबको फॉलो करनी है. अगर आप कस्टमर को क्रेडिट देने की बात करो तो उसी कस्टमर को सेल करना है जो आपको 15 दिन के अंदर पैसा रिटर्न करेगा. समझ में आया? हाँ. ये सब पॉलिसी स्टेटमेंट्स है. सो दीज आर कॉल्ड एज पॉलिसी. ठीक है. अभी कोविड है तो अभी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन से पता चला कि 15 दिन का अगर हम खाली क्रेडिट दे रहे हैं कस्टमर को तो कोई हमसे खरीदेगा नहीं, क्योंकि पैसा नहीं रियलाइज हो रहा है ना उतना. वर्किंग कैपिटल नहीं है लोगों के पास उतना. तो क्या हुआ, मैनेजमेंट ने पॉलिसी बनाई कि सिंस सेल्स आर रिड्यूसिंग वी शुड इंक्रीज क्रेडिट पीरियड टू कस्टमर. तो मैनेजमेंट ने 30 डेज का क्रेडिट पीरियड अलाउ कर दिया. तो अब क्या होगा, सेल्स बढ़ जाएगा. पहले आप 15 दिन में पैसे मांग रहे थे, अब आपने बोला नहीं 30 दिन के बाद दोगे तो भी चलेगा, तो लोग ज्यादा परचेज करेंगे ना आपसे. हाँ. तो दिस इज पॉलिसी मेकिंग. समझ में आ रहा है? हाँ मैम. एनीवन एल्स? एनी डाउट? Controlling, coordinating, and last, what is the last objective of management accounting? Helps in evaluating the efficiency and effectiveness of policy. आपने पॉलिसी बनाया, उसके हिसाब से डिसीजंस लिए, कंट्रोल किया, कोऑर्डिनेट किया, कम्युनिकेट किया, फिर आप चेक करते हो कि आपकी पॉलिसी जो आपने बनाई थी, जिस पर्पस के लिए बनाई थी, वो पर्पस अचीव हुआ या नहीं हुआ. जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि कस्टमर्स को क्रेडिट 30 डेज का दो. क्यों 30 डेज का क्रेडिट? ताकि हमारा सेल्स बढ़े. तो हम 1 महीने के बाद चेक करेंगे कि सेल्स बढ़ा कि नहीं बढ़ा. नहीं बढ़ा तो वो क्रेडिट डेज बढ़ा के कुछ फायदा ही नहीं हुआ ना, उल्टा वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो गया. मुझे 30 दिन के लिए मेरा पैसा किसी और के पास ब्लॉक हो गया. सो वी नीड टू इवैल्यूएट द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ पॉलिसीज.
Is it clear? Am I clear to you all? Yes. Now tools, what is used for tools and techniques used by management accounting in analysis and interpretation या in decision making, वो जो भी objectives थे वो सारे objectives achieve करने के लिए management accounting क्या क्या techniques use करता है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जो आप समझ, ये अभी नेक्स्ट चैप्टर हमारा यही रहने वाला है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. आई एम नॉट गोइंग इनटू डीप इनटू इट क्योंकि ये सीखने वाले हो अभी आप. फंड फ्लो एनालिसिस, पूरे साल में कितना फंड्स आया, फंड्स मींस कैश एंड नॉन कैश, कितना फंड्स आया कितना फंड्स गया, दैट इज कॉल्ड एज फंड फ्लो एनालिसिस. देन कैश फ्लो एनालिसिस, कितना कैश आया, कहां कहां से आया और कहां कहां गया, दैट इज कैश फ्लो एनालिसिस. बजटरी कंट्रोल, बजट बनाया. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये देखो अभी यहाँ पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या आ रहा है, कॉस्टिंग आ रहा है. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपको ये बताता है कि करंटली आपका बिजनेस प्रॉपरली चल रहा है या नहीं चल रहा है, आपका जो बिजनेस में खर्चा होना चाहिए था वो आपके बजट के हिसाब से है या नहीं है, ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपको बताएगा. और मार्जिनल कॉस्टिंग आपको डिसीजन लेने में हेल्प करता है. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज बेसिकली वेरिएंस एनालिसिस. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का दूसरा नाम क्या है, वेरिएंस एनालिसिस. वेरिएंस एनालिसिस मतलब मैंने बजट किया था कि ये मंथ में 10 करोड़ का सेल होना चाहिए, एक्चुअल सेल्स वाज 9 करोड़, तो वेरिएंस कितना आया, वेरिएंस कितना आया, 1 crore. 1 करोड़. पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आपने सोचा 10 करोड़ का सेल होना चाहिए, व्हाट वाज योर एक्सपेक्टेशन, कितना सेल होना चाहिए, 10. 10 You crore. expected 10 crore सेल, एक्चुअल कितना हुआ, 9. कम हुआ, Yes. Yeah. अभी कम हुआ तो आप रीजन फाइंड आउट करोगे ना कि क्यों 1 करोड़ कम हुआ मेरा सेल्स. दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, दैट इज ऑल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. समझ में आया? ये आप लोग टीवाई में पढ़ने वाले हो. उसी तरह मार्जिनल कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग ये बताता है कि आपको एक प्रोडक्ट बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए. आपको एक प्रोडक्ट बनाने के लिए की फैक्टर कौन सा है, कंस्ट्रेंट क्या क्या है. कंस्ट्रेंट मतलब अभी जैसे कोविड पीरियड है, आपको पता है सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट क्या है कोविड पीरियड में, बताओ सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट क्या है कोविड पीरियड में. 2 कंस्ट्रेंट है कोविड पीरियड में, बोलो क्या. Can anyone tell me what is the constraint? Constraint means what is your limiting factor in COVID. कौन सी चीजों की वजह से सेल्स और परचेज नहीं हो पा रहा है, व्हाट इज लिमिटिंग फैक्टर. चलो आपको कपड़े खरीदने थे, अभी 2 मई में कंप्लीट लॉकडाउन था, तो आपको कपड़े खरीदने थे, व्हाट वाज द लिमिटिंग फैक्टर, बोलो. Lockdown. लॉकडाउन में क्या, आप क्या नहीं कर पा रहे थे, अभी भी हम नहीं कर पा रहे, व्हाट इज आवर मेजर प्रॉब्लम. आपको बेसिक ट्रैवलिंग, क्या नहीं हो पा रहा था, ट्रैवलिंग मींस लॉजिस्टिक्स वाज सफरिंग बैडली. जो ट्रैवलिंग होता है ना उसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं लॉजिस्टिक एंड सप्लाई. मतलब हमको सामान चाहिए लेकिन मार्केट में सप्लायर ही नहीं है. मेरे को कपड़े चाहिए शादी में जाने के लिए, लेकिन दुकान ही नहीं खुली है तो कहाँ से खरीदूं. सो देयर वाज नो लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई. सेकेंड लिमिटिंग फैक्टर क्या आया कोविड में, और क्या चीजें नहीं मिली. कैन एनीवन टेल मी, ट्राई कर सकते हो. क्या मैम. लॉकडाउन में एक तो सप्लाई बराबर नहीं थी, मतलब आपको सब सामान नहीं मिल रहा था, दैट इज लॉजिस्टिक वाज अ कंस्ट्रेंट. दूसरा, जहां पे फैक्ट्रीज थी उधर कंस्ट्रेंट क्या था, इंडस्ट्रियल बनती. इंडस्ट्रीज बनती नहीं, इंडस्ट्रीज चालू थी 50% कैपेसिटी के साथ, मतलब 99% ऑल इंडस्ट्रीज वेर वर्किंग बट दे वर नॉट अलाउड टू कॉल ऑल एम्प्लॉइज. तो नेक्स्ट कंस्ट्रेंट क्या था, लेबर. लेबर अवेलेबल नहीं है. अभी आप देखो अगर आपको कंस्ट्रक्शन का काम करवाना है तो लेबर अवेलेबल नहीं है. क्यों अवेलेबल नहीं है लेबर,
क्योंकि सारा लेबर मुंबई का माइग्रेटेड लेबर है, ऑल लेबर इन मुंबई इज माइग्रेटेड, कहीं कहीं से बाहर के स्टेट से आए हुए। तो जैसे ही लॉकडाउन अनाउंस हुआ, जैसे ही कोविड केसेस बढ़ने लगे, सारे भाग गए अपने अपने गांव, नेटिव टू सेव देमसेल्व्स, सारे अपने घर चले गए। तो ये हमारा कंस्ट्रेंट था। मतलब मेरे पास अगर मटेरियल है, फैक्ट्री भी चालू है, तो भी मेरे पास काम करने के लिए कौन नहीं है, वर्कर्स नहीं है, आई डोंट हैव वर्कर्स। तो दैट वाज माय कंस्ट्रेंट फैक्टर। अब ये कंस्ट्रेंट फैक्टर में मुझे क्या करना चाहिए, ये मुझे मार्जिनल कॉस्टिंग हेल्प करता है। समझ में आया? ये चीजों को स्टडी करने के बाद मुझे मार्जिनल कॉस्टिंग ये बताता है कि मुझे कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाहिए, कौन सा नहीं बनाना चाहिए। अभी वर्कर्स नहीं है, एक कंपनी में ऑडिट करती हूँ, ज्योति लैब्स करके, उजाला सुना है ना, सफेदी की चमकार, सुना है या नहीं सुना है? यस मैम। सुना है ना? वो कंपनी का ऑडिट करती हूँ। वो मॉर्टिन बनाते हैं, आपका वो ग्रीन स्क्रब जो आप बर्तन घसने के लिए यूज करते हैं वो ही बनाते हैं, मार्को सोप बनाते हैं। सो दे हैव ऑल दीज प्रोडक्ट्स। आप लोग को कौन सा वो व्हाइट कपड़ों के लिए यूज होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, अच्छा मतलब ऐसे सब डिटर्जेंट, सोप, ये सब बनाते हैं, ठीक है। अब इनके पास वर्कर्स नहीं था और इन्होंने अभी सैनिटाइजर इंट्रोड्यूस किया था कोविड पीरियड में। इनको क्या बनाना चाहिए, कैसे पता चलेगा? किसी के बैकग्राउंड में आवाज आ रहा है, जल्दी बोलो। अब ये लोग कैसे डिसाइड करेंगे? इनके पास वर्कर लिमिटेड है, बाकी सब कुछ था लेकिन वर्कर्स नहीं थे। तो इन्होंने क्या किया, वो स्टडी किया कि कौन से प्रोडक्ट के लिए बहुत डिमांड है। जैसे सैनिटाइजर को बहुत डिमांड थी, अभी कोविड पीरियड में सबसे ज्यादा क्या बिकता है मेडिकल स्टोर में? सैनिटाइजर्स। तो इन्होंने क्या बनाया, ज्यादा से ज्यादा सैनिटाइजर्स बनाए। इन्होंने लेबर को कहाँ डाइवर्ट किया? लेबर को डाइवर्ट किया टुवर्ड्स प्रोडक्शन ऑफ सैनिटाइजर। समझ में आया? तो दिस इज ऑल मार्जिनल कॉस्टिंग ऑल अबाउट। ओके, मैनेजमेंट रिपोर्टिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का तो बेसिक रोल ही मैनेजमेंट रिपोर्टिंग है एंड स्टैटिस्टिकल एंड ऑपरेशनल रिसर्च टेक्निक्स। अब जब अचानक से कोविड आ गया, कोविड आने के बाद लोगों ने रिसर्च किया, ऑपरेशन रिसर्च किया कि अभी वो जो फ्लोर क्लीनर पहले यूज होता था उसमें कभी किसी ने बोला क्या इसमें सैनिटाइजर है? अभी लोगों ने जो फ्लोर क्लीनर यूज करने चालू किए वो ज्यादा अच्छे थे, उसमें सैनिटाइजर था। दिस ऑल केम इनटू पिक्चर बिकॉज ऑफ ऑपरेशनल रिसर्च टेक्निक्स। सो ये सब काम कौन करता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मींस हम सोचते हैं कि चार्टेड अकाउंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एक्चुअली चार्टेड अकाउंटेंट तो कुछ नहीं करता है। जो मेन बिजनेस का रोल कौन प्ले करता है? मैनेजमेंट अकाउंटेंट। समझ में आया? इज इट क्लियर? यस मैम। आई डोंट नो आप लोग समझते हो कि नहीं, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अभी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या क्या फायदा है बोलो फटाफट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या क्या करता है? प्लानिंग करता है, कंट्रोलिंग करता है, कोऑर्डिनेशन करता है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करता है कि काम अच्छा चल रहा है कि नहीं, ऑर्गेनाइजिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम है सब चीजें ऑर्गेनाइज करके देना, मोटिवेट करता है, कम्युनिकेट करता है, डिसीजन लेता है। सो दीज आर ऑल वर्क ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और जो भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग काम करता है वो उसका एडवांटेज है। ओके, तो लिमिटेशंस क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के? मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो डेटा लेता है वो पास्ट डेटा है, हिस्टोरिकल डेटा है। सो इट इज ऑल बेस्ड ऑन पास्ट। वी डोंट नो, फ्यूचर विल ड्रास्टिकली चेंज। अभी आपको पता है लोगों ने पेपर बनाने वाली फैक्ट्री, आई ऑल्सो डू ऑडिट्स फॉर सेंचुरी पेपर्स, पेपर बनाती है वो कंपनी। वो कंपनी ने पास्ट ईयर के बेसिस पे बजट किया था कि उनका सेल्स बढ़ेगा, लेकिन लॉकडाउन में क्या नहीं बिका? बैग्स नहीं बिके, बुक्स नहीं बिकी, पेपर का तो यूज ही नहीं हुआ ना, ना ऑफिसेस बंद थे, सब कुछ ऑनलाइन हो गया, तो पेपर का यूज सबसे मिनिमम हो गया। यस और नो? न्यूज़पेपर्स इनफैक्ट धीरे धीरे लोगों ने कम यूज करना चालू किया, सब लोग डिजिटल चले गए। तो ये हिस्टोरिकल डेटा बेस हमारा सब कुछ रहता है। तो फ्यूचर, पास्ट के बेसिस पे फ्यूचर को एस्टिमेट करना इज वेरी डिफिकल्ट। समझा? इट रिलाई मोर ऑन अकाउंटिंग डेटा।
ये जो पूरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, इट इज प्योरली बेस्ड ऑन अकाउंटिंग डेटा. अगर अकाउंटिंग डेटा में कुछ मिस्टेक है, एरर है, फ्रॉड है, तो दैट विल आल्सो अफेक्ट योर मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग. समझ में आया? मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज हाईली एक्सपेंसिव, क्योंकि इसके लिए आपको स्पेशलाइज लोग चाहिए. यू नीड मोर बेटर पीपल विथ मोर बेटर स्किल्स, सो इट इज हाईली एक्सपेंसिव. और इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, इजी नहीं है ये. इसके लिए इट इज कॉम्प्लिकेटेड ऑल्सो. एंड लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी. इंडिया में तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग एज अ प्रोफेशन इज मिसिंग, क्योंकि लोगों को इसका इम्पोर्टेंस ही नहीं समझता है. एक तो या तो इम्पोर्टेंस नहीं समझता है, दूसरा या तो दे फील दैट इट इज वेरी एक्सपेंसिव. आई एम अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट. मैंने आप लोग को बताया कि नहीं, आई डोंट नो, बट आई एम अ क्वालिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट फ्रॉम लंडन. I have completed management accounting. जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है ना, वैसे ही चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट होता है. So I have completed it from London, which is the most toughest, with the most toughest syllabus of the world. So इंडिया में इस प्रोफेशन को डिमांड ही नहीं है. अभी आप बोलोगे अगर डिमांड नहीं थी तो मैडम ने क्यों किया? क्योंकि आई हैव अ प्लान टू माइग्रेट. सो इसके लिए मतलब मे बी आई मे माइग्रेट इन फ्यूचर, इसके लिए मैंने करके रखा. एंड सेकेंडली आई एम अ कॉस्ट अकाउंटेंट. सो कॉस्टिंग इज सप्लीमेंटेड बाय मैनेजमेंट अकाउंटिंग. कॉस्टिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग गोज हैंड इन हैंड. ओके, सो ऑब्जेक्टिविटी लोग रियलाइज नहीं कर पाते, इसके लिए नहीं करते. नाउ लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग वी नीड नॉट डू, बिकॉज हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग कर रहे हैं. तो नाउ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग? बेसिकली दोनों का ऑब्जेक्टिव ही अलग है. फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्यों करते हो आप? फाइनल अकाउंट्स क्यों बनाते हो? जल्दी बोलो. फाइनेंशियल फाइनल अकाउंट क्यों बनाते हो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट क्यों बनाते हो? Yes. प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए और बैलेंस शीट पोजीशन जानने के लिए. Yes, ma'am. Whereas मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्यों करते हो? अभी तक तो इतना समझ में आ गया ना मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्यों करते हैं. 3 मेन पर्पसेस है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के. बोलो क्या है? What are 3 main purposes of management accounting? First, Future decision making. yes, for future decision making, for planning, for controlling. ये मेन ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के. तो पहली बात, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डिसीजन ही मतलब जो पर्पस है वो अलग है. एक पास्ट डेटा बेस्ड है, एक फ्यूचर के लिए. पीरियोडिसिटी ऑफ रिपोर्टिंग. फाइनेंशियल अकाउंट सिर्फ साल में एक बार बनता है, रेगुलर नहीं है. whereas management reporting is a continuous process. उसका कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है. जब भी मैनेजमेंट ने बोला हमको इंफॉर्मेशन दो तो आपको करना ही पड़ेगा. सो इट इज कंटिन्यूस. रेगुलेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन. अभी फाइनेंशियल अकाउंटिंग जब हम बात करते हैं ना, तो देर आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, there are rules, there are policies. Whereas when we talk about management accounting, it is not governed by any law. Management accounting is objective of management, whereas financial accounting is overall क्या बोलते हैं ना, is based on certain rules, certain standards, certain principles. जबकि management accounting में ऐसा कुछ नहीं है. टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन दोनों में अलग अलग है. ये तो सिर्फ इंफॉर्मेशन देता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वेरएस मैनेजमेंट अकाउंटिंग उसको एनालाइज और इंटरप्रेट करता है. फाइनेंशियल अकाउंटिंग में लीगल कंपल्शन है. कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से इट इज कंपल्सरी टू डू फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वेरएस इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी टू डू मैनेजमेंट अकाउंटिंग. ऐसा लीगल कंपल्शन कहीं नहीं है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए. प्रेसिशन मतलब जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से जो डेटा आएगा वो परफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा मालूम नहीं, क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन एरर एंड फ्रॉड्स. whereas management accounting will give you perfect analysis of data. Financial accounting में audit is compulsory, whereas management accounting में there is no audit. So this is main crux of management accounting. आज हमारा first chapter हो गया. That is what is management accounting, what are its functions, what is its scope, what is its advantages, disadvantages, and how it is different from financial accounting. Is it clear? ठीक है. I'll be sharing this
document on Google Classroom. Please, all of you join Google Classroom and take admission as early as possible. Okay. Okay. And today it's a reading day. Please join the activity. Okay. See y'all then. Bye bye. Take care. Stay safe and healthy.